जय हिंद। इससे पिछले क्लास में हम आपको समझा दिए थे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आप फिर से बता दिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, यानी जीडीपी जो होती है फैक्टर कॉस्ट में निकालकर उसमें से जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसको घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, और जो हमको सब्सिडी सरकार के द्वारा मिलता है उसको ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा क्या निकल जाता है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मतलब जब कंपनी अपने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो फैक्टर कॉस्ट पे आता है, और हमको जब खरीदने जाते हैं किसी दुकान से तो वहां पे जो हम खरीद के लाते हैं वो हमारा हो गया मार्केट प्राइस, जिसमें सब्सिडियरी माइनस करके मतलब सब्सिडियरी प्लस करके और टैक्स को माइनस करके लिखा हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया कहाँ पे, ये इंडस्ट्री में मिलता है, लेकिन आपको जो मिलेगा उसमें टैक्स भी बढ़ा रहता है और सब्सिडी भी घटाया रहता है। अब यहाँ देखिए आखिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप जो सामान पे टैक्स बढ़ाए हुए हैं या सब्सिडी घटाए हुए हैं ये इन्हीं चारों पे है। आप कोई नया सा अगर कहीं पे इंडस्ट्री लगाए, जैसे मान गए हमने कोचिंग खोला, सबसे पहले क्या होगा, या तो हमारा अपना जमीन होगा या तो हम कहीं पे किराया पे लिए होंगे। तो किराया पे लिए हैं तो वह हमारे लिए सबसे पहला क्या हो गया, लैंड हो गया, यानी हम पहले जमीन लिए हैं। उस जमीन पर हो सकता है कि हमारे जैसे और भी कई लोग काम करते होंगे, लेबर हो गया, हम भी एक लेबर है। उसके बाद लेबर के बाद होता है इकोनॉमी, यानी उसमें पैसा भी खर्च किए हैं। एक अलग थोड़ी ना है कि चालू किए और चालू हो गया पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं। इसमें बेंच लगता है, डेस्क लगता है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, चाहे व्हाइट बोर्ड है, जो भी है जितना चीज लगाए इसमें क्या है, यह इकोनॉमी है, यानी पैसा लगाए। उसके बाद एक होता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि उद्यमी, यानी एक होता है ना कि बड़ा बिजनेस है तो उस बड़ा बिजनेस में कोई ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ पैसा लगाने के लिए है, जैसे कह सकते हैं कि फिल्म में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इंटरप्रेन्योर का काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उसका जमीन होगा, उसमें काम करने वाले लेबर होंगे, उसमें पैसा लगाना होगा और पैसा लगाने वाले होंगे। ये चारों चीज मिलकर किसी भी चीजों का जीडीपी यानी उस पर टैक्स सब्सिडियरी का निर्धारण करती है। जैसे अगर इसमें से कोई भी एक बढ़ा तो हम पक्का होगा कुछ सामान का रेट बढ़ा देंगे। जैसे अगर लैंड यानी मान गए कि हमारा जो जमीन है जहां पर रूम रेंट हम लिए हुए हैं कोचिंग के लिए, अगर वह मेरा मंथली बढ़ा देगा कि नहीं हम किराया ज्यादा लेंगे, हम फटाक से क्या करेंगे, अपना ट्यूशन का फी बढ़ा देंगे बच्चों का, क्योंकि अपना से कितना लगाएंगे पैसा। उसके बाद लेबर, अगर काम करने वाले यहाँ पे लेबर जो कर्मचारी बोले कि हमसे पैसा और ज्यादा लेना चाहिए, यानी वो उसका सैलरी बढ़ाना पड़ेगा तो फिर हम बच्चा का फी बढ़ा देंगे, या फिर उसमें पैसा और ज्यादा लगाना पड़े और बड़ा रूम लगाना पड़े फिर भी हो सकता है। यानी इसमें से कोई भी एक बढ़ेगा उसका इफेक्ट उसके प्रोडक्ट पे पड़ेगा। ठीक, इसमें से कोई भी एक बढ़ेगा तो यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी ना अच्छा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपको लगेगा कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन जीडीपी बढ़ नहीं रहा है। अब समझिए कैसे, जैसे नॉमिनल जीडीपी होता है ना, इट इज नॉट फॉर सुटेबल फॉर जीडीपी, यानी इकोनॉमी के लिए सुटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना प्राइस तो बढ़ते हैं लेकिन इन्फ्लेशन होने लगता है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का क्वांटिटी घटने लगता है। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, ये ईयर है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। जैसे 2010 में हम नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं लिंगलाइसर एक कलम का, 2010 में उसका दाम था 5 रुपया, उसका क्वांटिटी बिक रहा था कितना, 20 गो बनाया कोई भी कंपनी, मतलब अगर लिंगलाइसर पेन बना रहा है तो 2010 में अपना प्राइस रखे हुआ था 5 रुपया और क्वांटिटी था 20 गो। उसके बाद 2011 में मानते हैं कि प्राइस था 6 रुपया, क्योंकि प्राइस बढ़ा रहा है लेकिन क्वांटिटी घट रहा है। 20 गो था, उसके बाद 19 गो हो गया, प्राइस हो गया 10 रुपया। अभी के समय में लिंगलाइसर 10 रुपया का मिलता है, तो मान जाते हैं कि 10 रुपया हो गया प्राइस और क्वांटिटी घटा रहा है, फिर भी देख रहे हैं जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि जीडीपी आपको पता है ना, हमारे टोटल प्रोडक्ट पे लगने वाले मूल्य को ही जीडीपी बोलते हैं। टोटल कितना बिका है, जैसे 5 रुपया का कलम 20 गो बिक गया तो 100 रुपया हो गया 2010 में। 11 में गिनेंगे तो 6 रुपया का कलम था 19 को बिका तो 114 रुपया हो गया, तो 14 रुपया बढ़ा जीडीपी। उसके बाद 10 रुपया का कलम था 15 को बिक गया यानी 150 रुपया। हर साल देख रहे हैं, और कुछ कुछ आगे साल तक मतलब 2010, 11, 20 होते हुए
इसका जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन ये जीडीपी बढ़ नहीं रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन घट रहा है, प्रोडक्ट घट रहा है, क्वांटिटी पहले 20 को बिक रहा था 19 को बिक रहा है, उसके बाद 15 को बिक रहा है, क्वांटिटी तो घट रहा है लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है, तो हमारा जो है यह रेट जो है रेट बढ़ रहा है, और रेट बढ़ेगा तो पैसा ज्यादा लेगा, पैसा ज्यादा लेगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, यानी 5 रुपया का कलम 10 रुपया में बिकने लगा, इसलिए हमारा जीडीपी बढ़ने लग रहा है। लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, यह महंगाई को बढ़ा रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। इसे कारण क्या लिखे हैं, प्राइस इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्वांटिटी घट रहा है लेकिन इसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यह जीडीपी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे पास जो भी जीडीपी होते हैं सभी के सभी रियल जीडीपी पे निकाले जाते हैं। जैसे अभी 2025 में अगर देखिएगा तो भारत जो है चौथा सबसे बड़ा जीडीपी वाले कंट्री हो गए, और इसका जीडीपी कितना है, 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। अब देखिए यहाँ पे रियल जीडीपी क्या, जीडीपी में क्या होता है ना कि क्वांटिटी जो होता है सिर्फ क्वांटिटी को दिखाएगा, कॉस्ट को नहीं दिखाएगा, और यह हमारे जीडीपी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम मान गए रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी निकालने के लिए ना आपको बेस ईयर होना बहुत जरूरी है। अगर ये बेस ईयर क्या होता है, तो बेस ईयर वो होता है ना जिस पर ना सभी सामान का मूल्य ना एक समान रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान गए ईयर 2010 में जो 5 रुपया का कलम था वह भी यहाँ पर भी होगा, देख रहे हैं आप, नॉमिनल जीडीपी में 5 रुपया था और यहाँ पे भी 5 रुपया है, क्वांटिटी 20 है और यहाँ भी सेम क्वांटिटी है, लेकिन आपको रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। देखिए प्राइस 5 रुपया, क्वांटिटी 20 रुपया, तो 20 पंचे 100 हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जब निकालेंगे 2011 में तो प्राइस 6 रुपया और क्वांटिटी कितना है, 19 रुपया है। तो 19 में हम 6 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बेस ईयर 2010 ले चुके हैं। हर कुछ साल पे ना बेस ईयर चुना जाता है, और ये बेस ईयर कौन चुनते हैं, CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। ठीक है, यह न केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा यह चुना जाता है। अब क्या होता है ना, इसका जो हेड क्वार्टर है वह दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। तो प्राइस 5 रुपया है, क्वांटिटी 20 है, तो 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर में देखें 2011 में, तो क्वांटिटी 19 रुपया है और बेस ईयर के हिसाब से हम चुनते हैं, तो 19 गुने बेस ईयर 5, तो 19 पचे 95। अब देखिए यहाँ पर जीडीपी आपको घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वही जीडीपी यहाँ पर क्या था, बढ़ते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर रेट बढ़ रहा था, क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा था। और यहाँ पे क्या है ना, सब का रेट सेम है क्योंकि बेस ईयर सेम है। अब देखिए 2012 में लेंगे, यहाँ 12 नहीं 2020 लिखिए, 2020 में देखिएगा तो जो 20 रुपया, जो 10 रुपया का कलम था लिंगलाइजर, वह 15 को बिका है, फिर भी बेस ईयर के हिसाब से न मात्र 75 रुपया का ही बिका है। तो यहाँ पर क्या है ना कि जीडीपी घटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बेस ईयर के हिसाब से लिया जाता है। अब बेस ईयर क्या होता है ना, हर 5-7 साल पर बेस ईयर चेंज होता है। जैसे आपको पता है कि जीडीपी में क्या होता है ना, इकोनॉमी में महीना होता है जैसे 11 से 12। जब भी आप वर्ग अंतराल पढ़े होंगे 10वां में सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में, तो देखिएगा क्या लिखा था वर्ग अंतराल 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है ना कि महीना जो होता है वह अप्रैल से शुरू होता है, जिसका कारण क्या होता है ना कि बेस ईयर ना प्रत्येक 5 साल 7 साल पे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हर साल एमएसएमई के द्वारा हर साल नया नया प्रोडक्शन आते रहता है, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। और अगर आप उसको बेस ईयर में नहीं काउंट कीजिएगा तो आप उसका पैसा कैसे निकालिएगा, और जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो हर साल बेस ईयर चेंज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ना हॉस्पिटल में बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, उसी में हजारों सामान बनता है, खाने पीने में बहुत सारे सामान बनते हैं, उसके बाद एजुकेशन में बहुत सारे सामान बनते हैं। ऐसे कर करके बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर साल लॉन्च होते हैं, लेकिन 5-7 साल पे एमएसएमई या अन्य द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको सीएस होना बेस ईयर में काउंट करने के लिए हर 5-7 साल पे बेस ईयर को चेंज करता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जैक्ट पूछिएगा तो जो 2011-12 ही है सबसे अच्छा अभी बेस ईयर, लेकिन फिर आगे आगे चेंज होगा। तो बेस ईयर के हिसाब से ना आप उसका कॉस्ट प्राइस को फिक्स कर देते हैं और उसी के हिसाब से सबका दाम निकलता है। तो यह जीडीपी के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्वांटिटी को दिखा सकता है और कॉस्ट को नहीं दिखाता है। ठीक है, अब देखिए बेस ईयर पे क्या होता है ना कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ना इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होने के क्यों कारण है, तो यहाँ पे देखिए आप, प्राइस 5 रुपया और क्वांटिटी 20 रुपया, तो 20 पंचे 100,
2010 में बेस्ट ईयर चुने थे, और यहाँ पर भी देखिए 5 रुपया और गुने 20 क्वांटिटी तो 100 रुपया। यानी ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इक्वल होते हैं, तो वो कौन होगा, बेस ईयर होगा। और बेस ईयर को कौन बनाता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब होता है कि जीडीपी में कितना बढ़ोतरी हुआ है, कितना बढ़ा है। जैसे हम हर साल क्या करते हैं ना कि जैसे 2020 में देखिए कोरोना में तो बहुत सारा प्रोडक्शन घट गया था, तो जीडीपी डिफ्लेटर ना माइनस में चला गया था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग फिर से आ रहे हैं, अपना कोविड को खत्म करते हुए प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, एमएसएमई में सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कभी बोलते हैं ना कि हमारा जीडीपी 6% से ग्रोथ कर रहा है। कैसा ग्रोथ किया है, 2025 में चौथा नंबर पाया था, कितना ग्रोथ किया है, तो यही जीडीपी डिफ्लेटर काउंट होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब होता है ना कि जीडीपी में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है। तो कैसे निकालते हैं, तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए ना उस साल का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी गुने 100 कर देते हैं, तब उसका जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाता है। यानी बेस ईयर पे हम जीडीपी डिफ्लेटर को काउंट करते हैं। अगर हम बोलेंगे 2025 का जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तो हम उसके बेस ईयर के हिसाब से नॉमिनल बटा रियल गुने 100 करेंगे। जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, 2010 का निकालना है हिसाब से, तो क्या करेंगे ना, इसका रियल जीडीपी निकाल देंगे, मतलब नॉमिनल जीडीपी निकाल देंगे, कितना हो गया 100, और इसी का रियल जीडीपी निकाल देंगे, रियल जीडीपी कितना हो जाएगा इसका 100 गुने 100। यानी कौन से ऐसे वर्ष में जीडीपी डिफ्लेटर 100 होता है, तो किसमें होगा, बेस ईयर में होगा, क्योंकि बेस ईयर में नॉमिनल और रियल दोनों का वैल्यू सेम होता है। अगर मान ले कि 2011 में निकालना है, तो क्या करेंगे ना, 114 है, नॉमिनल जीडीपी कितना है 114, 2011 के हिसाब से नॉमिनल 114, रियल कितना है, रियल हो गया 95, गुने कितना है 100। अब देखिए 19 छक 114, 19 पचे 95, 5 से काटेंगे तो 20, यानी 120। जीडीपी डिफ्लेटर कितना हो गया 120 हो गया। ऐसे हम जीडीपी डिफ्लेटर को काउंट करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर के बाद होता है ना, होता है पीपीपी। हमारा जो होता है जीडीपी, यह दो तरीका से काउंट होता है, एक होता है जीडीपी के अनुसार, एक होता है पीपीपी, पेरेंट पावर परचेजिंग, ऐसे करके निकालते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से सीखते हैं। आज के लिए इतना ही, खत्म।